जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बिना रूल्स को जाने हम किसी भी ट्रांजैक्शन की या लेन देन की जर्नल एंट्री नहीं कर सकते और ना ही फिर हम आगे की अकाउंटिंग कर पाएंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री करने के बाद ही लेजर्स मतलब कि खाता बही, और उसके आगे तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद लाभ हानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सबसे अंत में बनती है बैलेंस शीट। मतलब ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस डिपेंडेंट होती है केवल जर्नल एंट्री पर। और अगर हम रूल्स को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं और समझते हैं तो हम जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। रूल से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक व्यापार है, ये व्यापार है। ओके, मान लो यार, वो लग नहीं रहा है व्यापार जैसा, लेकिन मान लो। और ये एक व्यापारी है, ठीक है। इसके आंख भी है, मुंह भी है, नाक का पता नहीं। चलिए, तो आपने अगर 11th पढ़ ली है तो 11th क्लास में जो लेखांकन के सिद्धांत दिए हुए हैं, लेखांकन के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये है, क्या, व्यवसायिक इकाई का सिद्धांत। और व्यवसायिक इकाई के सिद्धांत के अनुसार व्यापार और व्यापारी एक ही नहीं होते हैं। मतलब क्या, ये अलग अलग होते हैं। अकाउंटिंग के पर्पज से इन्हें अलग अलग माना जाता है। ओके, आप चाहें तो जाकर बुक खोल के देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उसे। चलिए, जैसे कि ये ओनर ने व्यापार में कुछ पैसा लगाया, इसने मान लीजिए 2 लाख रुपए लगाए हैं। तो व्यापार में जो पैसा लगाया जाता है व्यापारी के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी। ठीक है, तो ये क्या है, पूंजी है। और व्यापार में जो बाहर से कुछ पैसा लेके लगाया जाता है, मतलब कि या तो वो पैसा हम बैंक से लेते हैं, एसबीआई, या फिर किसी अदर पर्सन या थर्ड पार्टी से पैसा लेते हैं। तो ये जो पैसा व्यापार में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दायित्व, है ना। मतलब मान लीजिए अपने 3 लाख रुपए बाहर वाले लोगों से लेके लगाए हैं, ठीक है। अब एक बात और आपको पता होगी कि पूंजी को हम आंतरिक आंतरिक दायित्व भी बोलते हैं, है ना। पता है क्या, अगर नहीं पता है तो अब पता चल गया। ओके, और ये जो दायित्व है, ये कौन से दायित्व बोले जाते हैं, बाह्य दायित्व, बाह्य दायित्व। ठीक है, मतलब व्यापार के लिए ये जो पूंजी है ये आंतरिक दायित्व है, और बाहर वाले लोगों से जो पैसा आया है वो क्या है, बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व मतलब कि घर का, मतलब उसी के स्वामी ने लगाया है इसलिए वो आंतरिक दायित्व है, और बाहर के लोगों ने जो लगाया वो बाह्य दायित्व है। अब एक बात यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है आपके माइंड में कि ये दोनों ही चीज़ें, चाहे वो पूंजी हो चाहे वो दायित्व हो, दोनों के दोनों व्यापार के लिए तो दायित्व ही है। मतलब पूंजी भी व्यापार के लिए दायित्व है, क्योंकि कभी ना कभी व्यापार उस पैसे को व्यापारी को वापस चुकाएगा। मतलब क्या, देना बाकी है, पैसा भी लौटाना बाकी है ना, तो वो दायित्व है। तो ये पूंजी भी एक तरीके का दायित्व भी है। और ये अगर दोनों की दोनों चीज़ें, पूंजी और बाह्य दायित्व को जोड़ दिया जाए, तो व्यापार के पास टोटल 5 लाख रुपए आए, 2 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है। और ये व्यापार की क्या है, संपत्ति है ना। ये उसी तरह है जिस तरह से आपके पिताजी अगर घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं, और जैसे कि आपके पिताजी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया और उससे घर बनवाया,
और वो कहते हैं कि ये जो घर है वो मेरी संपत्ति है। तो वो एक तरफ तो संपत्ति है, लेकिन दूसरी तरफ उस लोन का पैसा चुकाना बाकी है, मतलब कि वो दायित्व भी है। और यही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि दोहरा लेखा, मतलब दो पक्ष, ठीक है ना। तो वैसे ही व्यापार है। व्यापार का कहता है कि एक तरफ जो पूंजी और दायित्व से जो पैसा आया है 2 लाख और 3 लाख रुपए, वो एक तरफ तो क्या है, मेरे लिए दायित्व है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो वो क्या है, मेरे लिए संपत्ति है, ठीक है ना। इसलिए अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा होगा तो आपको समझ आएगा। देखिए बैलेंस शीट कैसी बनती है, फॉर्मेट पता है क्या आपको? ये बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में जो लेफ्ट की तरफ होता है वहां पर क्या होते हैं, दायित्व, और राइट की तरफ लिखी जाती हैं क्या, संपत्तियां। अगर आपने एक बात गौर की होगी कि दायित्व की तरफ ही पूंजी लिखी जाती है, और जो अन्य दायित्व हैं, अन्य दायित्व वो भी यहीं लिखे जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि पूंजी भी दायित्व है, और जो बाहर के दायित्व हैं वो तो दायित्व हैं ही। और यही दोनों, अगर व्यापार अपने दूसरी तरफ देखता है, दूसरी ओर देखता है, तो यही दायित्व या पूंजी का पैसा, कैश या फिर संपत्ति जो भी है, वो दूसरी तरफ उसकी संपत्ति होती है। चाहे आप उस कैश से भूमि खरीद लो, है ना, चाहे आप भवन खरीद लो, चाहे आप फर्नीचर खरीद लो, है ना, कुछ भी खरीद लो, और चाहे आप कैश में रख लो, है तो वो संपत्ति ही। इसलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे बनता है। समझ में आई बात? चलिए अब रूल्स की बात करते हैं। हाँ, अब रूल्स की बात अगर हम करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट करने के जो नियम हैं वो दो दृष्टिकोण से हैं। सबसे पहला दृष्टिकोण क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण, है ना, और दूसरा क्या है, आधुनिक। मतलब कि पहले परंपरागत, जो पुरानी पुरानी जो अप्रोच है उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट करने के नियम कुछ और हैं, और जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट करने के नियम कुछ और हैं। तो अपन दोनों ही अप्रोचेस से नियम भी देखेंगे, उसके बाद उसको जर्नल एंट्री पे अप्लाई करके भी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से खातों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग कौन सा है, व्यक्तिगत खाता, और दूसरा कौन सा है, अव्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता जो है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? सबसे पहला है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए जैसे इसका नाम है प्राकृतिक व्यक्ति, प्राकृतिक मतलब नेचुरल पर्सन, ठीक है, नेचुरल मतलब हाड़ मास से बना हुआ व्यक्ति, ठीक है। तो ये कौन हो सकता है, राम, सीता, गीता, है ना, यही हो सकते हैं। चिंटू भी हो सकता है, चिंटू, है ना। चलिए कृत्रिम व्यक्तिगत खाता जो है, कृत्रिम, जैसे इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब कि ये पर्सन नहीं है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम। जैसे कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, वैसे ही। तो कृत्रिम मतलब क्या, कानून के अनुसार जिन्हें व्यक्ति माना गया है, तो कानून के अनुसार किसे व्यक्ति माना गया है, जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, चाहे वो टाटा कंपनी हो, है ना, कोई भी बैंक हो सकता है, जैसे कि ICICI, है ना, या फिर कोई फर्म हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती हैं जिन्हें हम कृत्रिम व्यक्ति के नाम से जानते हैं, कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं इन्हें, क्योंकि इनका अस्तित्व, अपना खुद का अस्तित्व होता है कानून की नज़रों में। मतलब कानून इन्हें एक व्यक्ति मानता है, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई बैंक हो, है ना। और तीसरा भाग है इसका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। देखिए प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब ये कोई व्यक्ति नहीं है,
ये व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने वाला खाता है। तो ऐसे कौन कौन से खाते हैं जो व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, प्रतिनिधि का मतलब समझाते हैं पहले कि प्रतिनिधि मतलब क्या, आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपने कोई जुर्म किया, आप कोर्ट में कटघरे में खड़े हुए हैं, आपको वहां बोलने का अधिकार नहीं होता है। वहां कौन बोलता है? आपका वकील। मतलब आपकी वजह कौन बोल रहा है? आपका वकील। मतलब वकील जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधि है वो आपका। ठीक है। और अगर दूसरी बात करें, दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि पप्पू के पापा हैं, उनके नाम से घर में शादी का कार्ड आया, वो नहीं गए, उनके बदले पप्पू गया। तो उसने वहाँ अंकल से बोला कि अंकल वो पिताजी नहीं आ पाए, उनको टाइम नहीं था, तो उनकी जगह पर मैं आया हूँ। मतलब मैं अपने पिताजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से खाते आते हैं? इसमें सबसे पहले तो आता है पूंजी खाता। पूंजी खाता क्यों आता है ये? क्योंकि पूंजी जो है वो कोई व्यक्ति तो है नहीं, है ना। लेकिन पूंजी खाता खोला जाता है क्यों? ताकि इसमें व्यापारी का हिसाब किताब रखा जा सके, है ना। और पूंजी जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? ओनर को। ठीक है। और इसमें आहरण खाता भी आता है। मतलब आहरण खाता क्यों आता है? आहरण भी, आहरण मतलब कि या तो व्यापार से कैश निकाला गया या फिर कुछ माल निकाला गया, किसके द्वारा? ओनर के द्वारा। तो ये जो कैश या गुड्स निकाला गया है, ये किसके द्वारा निकाला गया है? ओनर को। तो ये आहरण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें सभी प्रकार के अदत्त या फिर पूर्वदत्त, ठीक है, या फिर उपार्जित या फिर अनुपार्जित, ये चारों चीज़ें आएंगी, ये चारों प्रकार के खाते आएंगे। अब क्या होता है, जैसे कि अदत्त व्यय। अदत्त व्यय क्या है? कोई भी प्रकार का व्यय हो, चाहे वो वेतन हो, चाहे वो मजदूरी हो। ठीक है। अदत्त व्यय मतलब कि ऐसा व्यय जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, वो अदत्त व्यय कहलाता है। मतलब क्या, किसी मजदूर से हमने काम करवा लिया या फिर किसी सैलरीड एम्प्लॉय से अपन ने महीने भर काम करवा लिया है और उसको अभी तक हमने क्या किया है? सैलरी नहीं दी है। मतलब ये जो पैसा है ये तो हमें कभी ना कभी देना ही पड़ेगा, और ये हम मान लेंगे कि खर्च हो चुका है। भले ही हमारे हाथ से नहीं गया, लेकिन ये खर्च हो चुका है, क्योंकि कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अदत्त व्यय। तो अदत्त व्यय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ऐसा व्यय, मतलब या फिर सैलरी है जैसे, तो सैलरी जो है, वेतन जो है, अदत्त वेतन, कि अदत्त वेतन ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ये पैसा देना बाकी है। किसी न किसी पर्सन को ही दोगे ना सैलरी, तो उस पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं पूर्वदत्त व्यय, है ना। पूर्वदत्त व्यय भी ऐसे ही है। पूर्वदत्त व्यय मतलब क्या, कि पहले से ही कुछ पेमेंट कर दिया गया। जैसे कि बीमा, तो बीमा का प्रीमियम जो है वो वर्ष के शुरुआत में पेमेंट किया जाता है, ना कि वर्ष के अंत में, और बीमा पूरे साल भर चलता है ना। तो पूर्व दत्त बीमा, पहले ही दे दिया गया पैसा, लेकिन हमने ये पैसा अभी तक वसूला नहीं। ठीक है। या फिर पूर्व दत्त किराया, है ना। पूर्व दत्त किराया मतलब महीने के पहले ही हमने किराया दे दिया, उसके बाद हम महीने भर रहेंगे आराम से जाके। तो ये अभी हमारे खर्च नहीं हुए हैं पैसे। हमारे खर्च कब हो जाएंगे पैसे? जब हम महीने भर उस रूम में रह लेंगे। ठीक है। तब हमारे पैसे खर्च होंगे, अभी खर्च नहीं हुए हैं। तो ये पहले से ही दे दिए गए पैसे हैं, पूर्वदत्त व्यय। और ये पूर्वदत्त व्यय किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हमने ये पैसा पहले से दे दिया है एडवांस में। या फिर अगर अगर अपन बात करें पूर्वदत्त बीमा, है ना, तो पूर्वदत्त बीमा का जो पैसा दिया है आपने, वो तो किसी कंपनी को दिया होगा। अब आप बोलेंगे कंपनी तो कंपनी है, व्यक्ति थोड़ी ना है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि कानून की नज़रों में व्यक्ति तो व्यक्ति होता ही है, साथ में कंपनी, फर्म या फिर कोई बैंक, ये भी
कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं और ये व्यक्ति है, ठीक है। तो पूर्वदत्त बीमा जो दिया गया है वो कंपनी को दिया गया है, और पूर्वदत्त बीमा रिप्रेजेंट करता है उस कंपनी को जिसको हमने पैसे दिए हैं। और उपार्जित मतलब धन अर्जित मतलब पहले ही कमा लिया गया पैसा, तो पहले ही कमा लिया तो किसी ना किसी से तो लेना है आपको, तो जिससे भी लेना है वो एक पर्सन होगा, मतलब उपार्जित किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। और अनुपार्जित मतलब कि काम तो हो गया है लेकिन अभी पैसा नहीं मिला है, काम तो हो गया है लेकिन अभी पैसा नहीं मिला है, तो किसी न किसी से तो पैसे लेने बाकी होंगे, है ना, वो कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, चाहे वो प्राकृतिक व्यक्ति हो चाहे वो कृत्रिम व्यक्ति हो। तो ये चारों प्रकार के खाते कौन से हो गए, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, ये 6 हो गए एक्चुअल में। चलिए फिर बात करते हैं अपन अव्यक्तिगत खाते की, कि वास्तविक खाता मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, सभी प्रकार की संपत्तियां चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो। मूर्त मतलब कि ऐसी संपत्तियां जो दिखाई देती हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और अमूर्त मतलब क्या, ऐसी संपत्तियां जो दिखाई नहीं देती जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो इसमें दोनों प्रकार की संपत्तियां ही आएंगी, और जितने भी प्रकार की संपत्तियां हैं चाहे वो मूर्त हों या अमूर्त हों, वो सभी संपत्तियां वास्तविक खाते के अंतर्गत आएंगी। फिर बात आती है अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता। अवास्तविक खाता या नाम मात्र के खाते में सभी प्रकार के आय और सभी प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। हाँ, एक बात याद रखें कि अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, ये जो है ये एक्चुअल में व्यय या आय नहीं है। ये क्या है, ये केवल संपत्तियां और दायित्व हैं, ना कि व्यय और आय, ठीक है। तो नाम मात्र के खातों में ये शामिल नहीं होंगी, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित और अनुपार्जित ये शामिल नहीं होंगे। बाकी वेतन, मजदूरी, जो भी व्यय होंगे या फिर किराया, है ना, जो भी व्यय आय होंगी वो सभी शामिल होंगे इसमें। आगे देखें, परंपरागत दृष्टिकोण से अगर हम नियम देखते हैं तो खातों को नॉर्मली उन्हें 3 प्रकार से 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला कौन सा, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाते, ठीक है। व्यक्तिगत खाते मतलब व्यक्तिगत खाते हैं वो तीनों चीज़ें आ जाएंगी, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, ठीक है। अब पाने वाला व्यक्ति जो है उसको हमें डेबिट करना है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करना है। वास्तविक खाते के हिसाब से जो भी वस्तु या संपत्ति है अगर आती है व्यापार में तो उसको डेबिट करें, और अगर व्यापार से जाती है तो उसको क्रेडिट करें। और जो नाम मात्र के खाते हैं उसमें मैंने बताया था कि आय और व्यय आते हैं, तो जितने प्रकार के भी व्यय और हानियां हैं उन्हें हमें डेबिट करना है, और जितने भी आय और लाभ हैं उन्हें हमें क्रेडिट करना है। ओके, इसको अपन जर्नल एंट्री के द्वारा समझ लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले एंट्री 10,000 रुपए से व्यापार जो है वो आरंभ किया, है ना, तो हमें सबसे पहले इसमें पहचानने होंगे खाते। तो इसमें हमें कोई 2 खातों को पहचानना है, 3 भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला खाता इसमें आएगा क्या, कैश। 10,000 रुपये कैश लगा उसने, तो यहाँ पे खाता आ जाएगा क्या, कैश अकाउंट। और दूसरा खाता होगा जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो ये जो पैसा लगाया जाता है वो क्या होता है, पूंजी कहलाता है। तो दूसरा खाता कौन सा प्रभावित हो रहा है, पूंजी खाता, है ना। चलिए, अब इस पर डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करते हैं। अगर रोकड़ खाता है तो रोकड़ जो है वो एक संपत्ति है, और सभी प्रकार की संपत्तियां जो हैं वो वास्तविक खातों में आती हैं, वास्तविक खातों में आती हैं।
तो इसका नियम क्या है, आने वाली वस्तु डेबिट, आने वाली संपत्ति डेबिट। तो कैश जो है वो व्यापार में आया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब दूसरी बात, पूंजी खाता। मैंने बताया था कि पूंजी खाता जो है वो व्यक्तिगत खाता है और व्यक्ति के हाथ से पैसा जा रहा है, मतलब कि देने वाला व्यक्ति। ये पूंजी खाता किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मालिक को। मालिक जो है वो पैसा दे रहा है, मतलब कौन, देने वाला व्यक्ति। तो देने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो पूंजी खाते को हमें क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, एक एंट्री और करते हैं। जैसे कि हमने गुड्स सेल किया है, चलिए 2000 रुपये का नगद माल बेचा। ठीक है, तो इसमें दो खाते कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहला तो कैश जो कि अपने पास आ रहा है, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो रहा है, माल बेचा। बेचा तो माल बेचने को यहाँ गुड्स नहीं लिखते हैं कि माल को अपन ने गुड्स लिख दिया। ठीक है, इसमें कौन सा आता है, बेचने के लिए सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब क्या, विक्रय खाता। ठीक है, अब देखिए कैश तो संपत्ति है, संपत्ति वास्तविक खाता होती है। वास्तविक खाता मतलब क्या, जब संपत्ति आती है तो उसको अपन डेबिट करते हैं। तो पैसा जो है वो व्यापार में आ रहा है तो उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और सेल्स मतलब है तो गुड्स ही है, तो माल ही है ना। तो ये क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति हमारे व्यापार से जा रही है। और अगर संपत्ति व्यापार से जाती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आप रूल्स को फिर से देखें और इसको एंट्रीज पे अप्लाई करके देखें। ओके, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए से, 2000 रुपीज ओनली। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं अपन मॉडर्न अप्रोच की। ओके, मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक दृष्टिकोण जो है, इसके हिसाब से केवल 5 प्रकार के खाते हैं। संपत्तियों के खाते, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, संपत्तियों के खाते, दायित्वों के खाते, पूंजी खाता, और आय एवं लाभ के खाते, और व्यय या हानियों के खाते। तो इसमें क्या होता है, संपत्ति में अगर वृद्धि हो रही है, वृद्धि कब होगी, जब संपत्ति व्यापार के अंदर आएगी। ठीक है, तो उसमें वृद्धि होगी तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर कमी होती है, कमी कब होगी, या तो हम बेच देंगे, है ना, या फिर वो नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसमें कमी आएगी तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। दायित्व हैं, अगर दायित्वों में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, याद रखिए, अगर दायित्व में वृद्धि होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, दायित्व में वृद्धि होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अगर कमी होती है तो डेबिट करेंगे। मतलब अगर एसेट का रूल आपने याद रख लिया तो मतलब संपत्तियों का रूल आपने याद रख लिया तो आपको दायित्वों का रूल याद रहेगा, उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, दायित्व और पूंजी, इनका रूल सेम है, क्योंकि पूंजी भी तो एक दायित्व है, अपन पढ़ चुके हैं ये बात। ठीक है ना, तो अगर पूंजी में वृद्धि होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और कमी होती है तो डेबिट करेंगे। पूंजी में वृद्धि कब होगी, जब पूंजी एक्स और लगाई जाएगी तो वृद्धि होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। पूंजी में कमी कब होगी, अगर पूंजी निकाली जाएगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और आय एवं लाभ, देखिए एक चीज समझते हैं, आय और लाभ में अगर वृद्धि होती है तो क्रेडिट किया जाएगा, और कमी होती है तो डेबिट किया जाएगा। आपको ये पता है कि आय या लाभ, लाभ जो होता है वो पूंजी में जाके जुड़ जाता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो अंत में पूंजी में जाके जुड़ जाता है। मतलब पूंजी में वृद्धि हुई, आय या लाभ होने से पूंजी में वृद्धि हुई, और पूंजी में वृद्धि को हमेशा हम क्रेडिट ही तो करते आए हैं। इसकी वजह से आय या लाभ होता है अगर, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
और अगर उसका उल्टा हो, आया लाभ में कमी आए, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। वैसे क्या है, हानियां हैं, व्यय या हानियां हैं। व्यय या हानियों की वजह से पूंजी में आती है कमी, पूंजी में आती है कमी, और पूंजी में कमी आने पर हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, इसलिए व्यय या हानि होने पर, मतलब व्यय या हानि में वृद्धि होने पर आती है पूंजी में कमी। ठीक है, इसलिए हम करते हैं उसको डेबिट। ठीक है, व्यय या हानि में वृद्धि होने पर उसको करेंगे अपन डेबिट, और अगर वो व्यय या हानि कैंसिल हो जाए या कम हो जाए तो उसको हम कर देंगे क्या, क्रेडिट। ओके, अब इससे संबंध इस रूल्स के हिसाब से अपन कुछ एंट्रीज करके देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला अपन देखें। चलिए, माल खरीदा, जैसे कि हमने 1,000 रुपए का माल खरीदा, तो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहले ये देखेंगे अपन। सबसे पहला इसमें हो रहा है क्या, कैश अकाउंट। मतलब क्या, रोकड़ खाता प्रभावित हो रहा है भैया, अपन के पास से कैश चला गया क्योंकि हमने माल खरीदा है। देखिए, कैश क्या है, एक संपत्ति है ना। तो अभी हमने रूल में देखा है कि संपत्ति में कमी होने को हम करते हैं क्रेडिट, तो कैश की कमी होने की वजह से हम करेंगे इसको क्रेडिट। और दूसरा खाता कौन सा प्रभावित हो रहा है, माल खरीदा, खरीदा मतलब क्रय खाता। ठीक है, इसको अपन क्या लिखते हैं, क्रय खाता या फिर परचेज अकाउंट। ठीक है, अब देखिए, खरीदा क्या, गुड्स खरीदा, माल खरीदा, तो वो भी तो एक संपत्ति ही है, और वो संपत्ति हमारे व्यापार के अंदर आई। तो संपत्ति जब आती है तो उसमें वृद्धि वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, चलिए एक एंट्री और करते हैं। जैसे कि स्वामी, स्वामी मतलब ओनर ने 10,000 रुपए व्यापार से आहरित किए। ठीक है, आहरित किए उन्होंने, तो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हुए। सबसे पहला तो कैश। देखिए, मैं आपको कैश वाली एंट्रीज बता रहा हूँ, बहुत सारी इसमें कैश अकाउंट आ रहा है, ये बहुत सिंपल एंट्रीज है, इसलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप किसी भी ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करो, आप है बनेगी जनरल एंट्री। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला कौन सा, कैश अकाउंट प्रभावित हुआ। और दूसरा खाता बताइए, दूसरा खाता जो है वो आहरण खाता प्रभावित हुआ। आहरण, क्योंकि ये जो पैसा निकाला जाता है स्वामी के द्वारा, इसको हम बोलते हैं आहरण, और ये आहरण जो है वो व्यक्तिगत खाता है जो कि अपने स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पैसा निकाला गया है किसके द्वारा निकाला गया है, स्वामी के द्वारा। ओके, चलिए, तो कैश क्या है, एक संपत्ति है, संपत्ति में कमी हुई है। देखिए, हमें सोचना है व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि स्वामी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो व्यापार से पैसा निकला तो व्यापार के पास जो संपत्तियां थीं उनमें कमी हुई। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और आहरण जो है, आहरण अब कौन सा खाता, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों, क्योंकि आहरण खाता हमें पता ही नहीं कि संपत्ति है कि दायित्व है कि पूंजी है। बेटा, ये पूंजी का हिस्सा है।
क्योंकि स्वामी जब पैसा लगाता है तो वो पूंजी कहलाती है, और जब पैसा निकालता है तो आहरण होता है वो, आहरण होता है वो। तो ये क्या है, पूंजी का हिस्सा। आहरण मतलब क्या, पूंजी का हिस्सा है एक, ठीक है। और पूंजी जब व्यापार से कम होगी, आहरण की वजह से पूंजी जब व्यापार से कम होगी, तो हमने ये देखा था कि पूंजी की कमी को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, आहरण खाता डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए बेटा, मैंने बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में भी बोली हैं और इंग्लिश में भी लिखी हैं, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, इंग्लिश हो गया ये तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप को जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें, टेक्निकल जो वर्डिंग है वो आप इंग्लिश में जानें, टेक्निकल जो वर्डिंग है वो आप इंग्लिश में जानें। क्योंकि 12th तक तो ठीक है, 12th के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको बहुत समस्या होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर आपको इंग्लिश में पढ़ा के चला जाएगा। जो आपके आसपास के स्टूडेंट्स होंगे वो कॉन्वेंट स्कूल के होंगे या फिर किसी भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल के होंगे, तो वो तो इंग्लिश समझ जाएंगे, समस्या आपको होगी। इसलिए आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्डिंग इंग्लिश में जान पाएंगे, जितना मैं बता पाऊँगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलिए तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। टाटा बाय बाय।